तो साथियों हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज। 6 टेस्ट सीरीज दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग दोस्तों ये जो नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज सॉल्व करने जा रहे हैं, ये 7वीं टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आपको दोस्तों शुद्ध रूप से हिस्ट्री और जियोग्राफी के प्रश्न मिलेंगे और हिस्ट्री और जियोग्राफी से ही रिलेटेड आपको कुछ यूपी स्पेशल के भी अंत में सवाल दिए गए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरह के सवाल हैं, एग्जाम ओरिएंटेड सारे के सारे सवाल हैं और इतने महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक एक सवाल पर हम समय देकर बताएंगे दोस्तों, आपकी समय को ध्यान में रखते हुए। आपको अगर समय देंगे तो उसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप अगर रील्स के आदती नहीं होंगे तो इस वीडियो को झेल पाएंगे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, फैक्ट, कंसेप्ट आपको जानने को मिलेगा, आपकी तैयारी में धार लगेगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से मिल जाएगी। और दोस्तों एक ही बात नहीं हो रहा है जो हर वीडियो में करता हूं, शुरू में देखने वाले मेरे भाई बहन अपनी जिम्मेदारी निभाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे, जिससे लास्ट में देखने वाले इस हिसाब से न जज करें कि इनकी लाइक कम है, व्यू कम है, तो ये वीडियो में दम नहीं होगा। इस सिचुएशन से आप हमें बाहर निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आप इतना करेंगे मेरे लिए। धन्यवाद। चलते हैं हम लोग दोस्तों आगे, देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1 से। बहुत अच्छा, आपको दोस्तों कुछ प्रमुख स्थलों के नाम दे दिए गए हैं जो नवपाषाण काल से संबंधित है। अब उसको आपको पश्चिम से पूर्व की दिशा के क्रम में आपको दोस्तों अरेंज करना है, बताना है कि सबसे पश्चिम में कौन है, फिर उसके पूरब में, फिर उसके पूरब में। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं ये कुलडीहवा तो अपने प्रयागराज में है दोस्तों, इलाहाबाद में ही है, तो ये इलाहाबाद हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर ये मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ तो दोस्तों आप लोग जानते हैं ये पाकिस्तान में है, ये भी पता है। और बुरजोहोम कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। और ये चिरांद कहाँ है? चिराग पासवान बिहार, तो ये बिहार में हो जाएगा। तब आप पता लगा लिए होंगे, आपको पता चल गया होगा सबसे पश्चिम में कौन जाएगा। तो यहाँ आपको पूछा गया है पश्चिम से पूर्व की दिशा में, यानी सबसे पश्चिम में ये मेहरगढ़, यानी 2 वाला रहेगा क्योंकि सबसे पश्चिम में पाकिस्तान ही है। तो आप इसे हटा सकते हैं। फिर इसके बाद कौन आएगा, इसके पूरब में कौन आएगा? ये बुर्जहोम आ जाएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर ही पड़ेगा। तो तीसरे नंबर पर ये हो जाएगा, तो आपका उत्तर यही होगा। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश के पूरब में ये बिहार आ जाता है, तो आपका ऑप्शन सी हो गया। बहुत अच्छा, प्रश्न को देखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में इसको तोड़ मरोड़ कर पूछा गया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़ के बताना है कि क्या सही है। अब दोस्तों आप लोग जानते हैं वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों लोहे के उपयोग भारी भरकम तरीके से होने लगा था, तो स्वाभाविक सी बात है लोहा का उपयोग होने लगा, कुदाल, फारसा, हल ये सब बनने लगे, तो खेती, लोग पशुपालन से खेती की तरफ शिफ्ट हो गए थे। तो यहां आप देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, इस काल में लोग पशुपालन का मुख्य व्यवसाय था? नहीं मेरे भाई, पशुपालन नहीं, लोहे का प्रयोग होने से लोग कृषि की तरफ शिफ्ट हो गए थे, कृषि मुख्य व्यवसाय हो गया था। तो एक आपका ये गलत हो जाएगा, तो आपका ये उत्तर नहीं हो सकता। अब जानते हैं यहां लिख रहे हैं जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, कृषि से संबंधित उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है? नहीं मेरे भाई, मनुस्मृति में नहीं मिलता है, यह शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण दोस्तों ये क्या है? शतपथ ब्राह्मण में आप लोग जानते हैं हमारे जो वेद हैं, कितने वेद हैं दोस्तों? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये दोस्तों ये जो यजुर्वेद है इसमें 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं दोस्तों। कौन कौन से दोस्तों? एक शतपथ ब्राह्मण और एक तैतरी ब्राह्मण। तो मैं एसटी लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा। तो ये शतपथ ब्राह्मण और तैतरी ब्राह्मण, इसी शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों ये कृषि का उल्लेख मिलता है, मनुस्मृति में नहीं मिलता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी जहां 2 है वो भी आपका गलत हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है आपका उत्तर डी होगा बिना तीसरे को पढ़े, यानी तीसरा सही है। जो मैंने शुरू में ही बताया था, इस काल में कृषक लोहे से बने उपकरण का प्रयोग करते थे, बिल्कुल, तो यही तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। बहुत अच्छा दोस्तों, आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि आपको कोई भी जानकारी छूटने ना पाए। आप जरा सा भी प्रश्न को अगर इधर उधर घुमाए तो आप दोस्तों थोड़ा सा उस संभल जाएं, उसके भयभीत न। अब दोस्तों देखिए, हम लोग प्रश्न तीसरे वाले को देख रहे हैं। मध्य पाषाण काल से संबंधित आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसको पढ़ के बताना है कि सही क्या है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं मध्य पाषाण काल में पत्थर के छोटे उपकरण प्रयोग होते थे, जिसे हम लोग माइक्रोलिथ बोलते हैं। तो इस काल में लोगों के द्वारा सर्वप्रथम कुत्ते को पशुपालन बनाया था, यह सबसे पहले
इस काल में लोग कुत्ते को ही पशुपालन मतलब पालतू पशु बनाए थे, तो ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी। दूसरे में कह रहे हैं इस काल को माइक्रोलिथ, वही मैंने बताया ना, माइक्रोलिथ मतलब पत्थर के छोटे औजार या बनते थे, इसलिए इसको माइक्रोलिथ के नाम से भी जाना जाता है, ते भी सही है। तीसरा वाले में कह रहे हैं प्रतापगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में से संबंधित है, इससे प्राप्त साक्ष्य इस काल के पशुपालन को दर्शाते हैं, तो यह से भी वाला सही है। तो आपके दोस्तों इस तीसरे वाले में सब के सब सही हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, तीसरे का बी। अच्छा है, आगे दोस्तों हम ये चौथे वाले को देखें तो यहाँ देखिए आपको हड़प्पा स्थलों से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वहां से आपको सवाल पूछा जा रहा है कि हड़प्पा स्थलों से कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ है। ये आपको नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों ये आप लोग जानते हैं मातृ देवी की मूर्ति जो मिली थी ये मोहनजोदड़ो से मिली थी, ये बात तो बिल्कुल सही है। चन्हुदड़ो से दोस्तों घोड़े की अस्थियां नहीं मेरे भाई, ये घोड़े की अस्थियां जो मिली थी दोस्तों ये सुरकोटदा से मिली थी, सुरकोटदा, तो वहां से मिला था दोस्तों। ये चन्नुदड़ों से आप लोग जानते हैं मनका मिला था, लाली लिपस्टिक, ये सब के साथ है, ये चन्नुदड़ों से मिले थे। लेकिन ये घोड़े की अस्थियां सुरकोटदा से मिला था, तो ये गलत हो जाएगा। जो यहाँ सुरकोटदा लिखा है ना, सुरकोटदा से कह रहे हैं 4 पहियों वाली गाड़ी मिली थी, नहीं मेरे भाई, 4 पहियों वाली गाड़ी यही चन्नुदड़ों से ही मिली थी। जैसे चन्नुदड़ो, चर से 4 पहियों वाली गाड़ी। तो आपका यहाँ पर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ये चौथे वाले में, चौथे का आपका तो केवल पहला सही होना चाहिए, 2 और 3 यहाँ पर आपको तो गलत हो गए दोस्तों। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो सही कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाना चाहिए, केवल यहाँ पर एक सही है। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें, यहाँ आगे देखें तो यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है? ऋग्वेद के संदर्भ में, ऋग्वेद के संदर्भ में आपको कुछ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है क्या है। आप लोग जानते हैं ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 128 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सिंपल सा सवाल याद कर लिए, इसको भी कई तरह से पूछा गया है, एक लाइन में कभी मंडल पूछ देगा, कभी सूक्त, कभी ये 580 मतलब ऋचाएं पूछ लेगा, ऐसे करके। अभी बीटीसी का सवाल दोस्तों मैं पेपर देख रहा था घर पे, एक लोग थे दिए थे, तो उसमें ये सूक्त पूछ लिया था। ऐसे ऐसे करके आपको पूछ लेगा। आगे दोस्तों हम लोग देखें यहाँ पर छठवें वाले में, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, एक तरफ आपको कुछ पुस्तकों का नाम दे दिया गया है, एक तरफ पुस्तकों का नाम और एक तरफ लेखक का नाम। अब आपको बताना है कि कितने हमारे जोड़े सही हैं, तो उन जोड़ों को कितने जोड़े हमारे सही हैं इसके आधार पर अब हमें बताना होगा दोस्तों। चले हम लोग देखते जाएं एक एक करके, तो हमारा क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ दोस्तों जो लिखा है नवसा, हंसा, यहाँ क्या लिखा है दोस्तों? एक सेकंड, यहाँ पर तो दोस्तों ये पहले वाले में आपको लिखा है नवसा, हंसा, कचरित। नवसा, हंसा, कचरित, इसको भवभूति नहीं मेरे भाई, भवभूति तो मालती माधव नाम की जो पुस्तक है दोस्तों, इसको भवभूति ने लिखा था। तो ये यहाँ पर तो इसका मतलब ये तो गड़बड़ हुआ ही, इसको भी गड़बड़ कर दिया, आप लोग समझ गए। अब हमारे पास ये 2 है, ये चालाकी से आप भी ऐसे करना सीखिए भाई। दूसरी जगह पर वो आ गया तो इसका मतलब वो अपना गलत किया ही, दूसरे का भी हो गया। शब्दानुशासन ये किसने लिखा है दोस्तों? राजभोज ने लिखा है, ये वाला तो सही है। दूसरा वाला ये आपके सही है, शब्दानुशासन ये राजभोज ने लिखा है। बृहत कथा मंजरी आप लोग जानते हैं क्षेमेंद्र ने लिखा है। तो यानी 2 3 तो आप लोग जानते हैं अच्छे से, 2 3 आपके सही हो गए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और ये तो गलत हो गए। और यहाँ पर जो मतलब पद्मागुप्त परिमल, ये इसका इसके दे दिया था, यानी पद्मागुप्त परिमल ये नवसा, हंसा, कचरित लिखे थे और ये मालती माधव भवभूति एक दूसरे का उल्टा कर दिए हैं। यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोग समझ रहे होंगे, ये उम्मीद है हमें। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें आपको दोस्तों ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको पढ़कर बताना है कौन सा सही होगा। देखने में बड़ा है लेकिन कोई दम नहीं है, लेकिन फैक्ट इंपॉर्टेंट है। देखें सब फैक्ट पर ही बेस्ड है। आप लोग जानते हैं ऋग्वैदिक काल में दोस्तों सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता था, सोम को पेय यानी पीने वाले पदार्थ का देवता माना जाता था, ये तो सही है। और इसका जिक्र आप लोग जानते हैं सोम मतलब ऋग्वेद के 9वें मंडल में है, सोम पेय पदार्थ का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया जाता है, ये तो आप लोग जानते हैं, ये दोनों आप लोग खूब पढ़े हैं। और तीसरे वाले पर नजर डालें। तीसरे वाला हम लोग जानते हैं दोस्तों सरस्वती नदी को पहले नदी की देवी माना जाता था, लेकिन बाद में इन्हें विद्या की देवी माना जाने लगा, तो ये भी वाला सही है, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों इसमें वाले में देख रहे हैं, कह रहे हैं कि ऋग्वेद काल में लोग मूर्ति पूजा भी किया करते हैं। मूर्ति पूजा का दोस्तों ऋग्वेद काल में दोस्तों मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है,
तो ये चौथा वाला आपका तो यहाँ गलत हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा केवल 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा केवल 3। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें यहाँ 8वें वाले में, तो दोस्तों मिलान से संबंधित प्रश्न दिया है, बड़ा अच्छा सा सवाल है, एलिमिनेशन के माध्यम से लग जाते हैं। तो एक तरफ प्रमुख अभिलेख दे दिया गया है, दूसरी तरफ स्थान दे दिया है, कौन सा अभिलेख कहां पर है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं नासिक अभिलेख, दोस्तों ये महाराष्ट्र में है। दोस्तों हम लोग नाम से ही जानते हैं, नासिक जिला महाराष्ट्र में ही है, तो हम लोग यहां से इसे कनेक्ट कर लेते हैं। ये यहां हो जाएगा दोस्तों। सी वाला तो आपका 1 पे गया, तो सी वाला 1 पे गया। और एक दोस्तों प्रयाग स्तंभ, नाम से ही लग रहा है प्रयाग है, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ही होगा, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा ये यहाँ पर। अब दोस्तों एक और यहाँ पर है दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख कहां पर है दोस्तों, ये यहाँ पर जो पूछा जाता है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, ये ओडिशा में है, ये ओडिशा में है। और गिरनार, ग से गिरनार, ग से गुजरात, तो ये वाला आपके बी वाला 2 पर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन होगा, ए वाला 4 पे, ए 4 पे, बी वाला हमारा कहां जाएगा 2 पे, ए 4, बी 2, सी 1, डी 3। बहुत अच्छा, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चले हम लोग दोस्तों देखते हैं 9वें वाले में, तो भीमबेटका शैलाश्रय से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं। भीमबेटका शैलाश्रय किस वन्य जीव अभयारण्य के अंदर है। तो दोस्तों यह जो है रातापानी वन्य जीव अभयारण्य के अंदर गए है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी हो जाएगा। तो ये रातापानी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। तो रातापानी वन्य जीव अभयारण्य ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, इसको याद रखेंगे आप लोग। आगे चले हम लोग देख लें, भीमबेटका शैलाश्रय वन्यजीव अभयारण्य रातापानी वन्यजीव अभयारण्य के अंदर स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। आगे देखें हम लोग 10वें वाले में, तो यहाँ पर दोस्तों कह रहे हैं वही बात है, यहाँ पर जोड़े दिए गए हैं, जोड़े दिए गए हैं, एक तरफ आपको लेखक है, दूसरी तरफ पुस्तक। तो कितने जोड़े हमारे सही है, यहाँ संख्या में हमें बताना है कितने जोड़े सही है, बताना है कि कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है कि यहाँ पर कुछ लेखक का नाम है और पुस्तक का नाम, इसमें हमें जो सबसे ज्यादा हम क्लियर हैं उसी के पास पहले चलते हैं, वही हमें बताएगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसको तो जानते हैं, यहाँ पर ये केवलाराम वाला, दोस्तों केवलाराम हम लोग जानते हैं, तजकीत उल उमरा करके एक थे, वही लिखे थे। तो केवलाराम ये तरकीस यहाँ है, तजकीरत उल उमरा, तो ये इसको लिखे हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हमारा बी वाला तो एक सही हो जाएगा, ये वाला तो सही मिला है हमारा। अल इदिसरी दोस्तों ये मुश्ताक ने लिखा है इसे, यस ये भी यहाँ पर है, मुश्ताक लिखा है। नरपति नाल दोस्तों ये किसने लिखा है, बिलसेवदेव राशि ने लिखा है। तो बिलसेवदेव राशि यहाँ चला आएगा दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। और सारगंधर किसने लिखा है, विजयपाल रासो ने लिखा है। तो सारगंधर ये, और यहां पर जो दोस्तों सारगंधर दिया है, सारगंधर को किसने लिखा है, सारगंधर को दोस्तों एक हम्मीर रासो करके नाम थे, हम्मीर उनका नाम था, हम्मीर रासो, वो उनको लिखे थे। तो यहां पर वो नाम नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब कौन कौन से, हमारा ये गलत हो गया, ये सही है केवल ये, तो हमारे केवल 2 सही हैं, गिनकर हमें बताना है ना। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 10 का ए। आगे चले हम दोस्तों अगर 11 वाले को देखें, तो यहां भी आपको अच्छा सा सवाल दिया गया है, कथन पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा सही नहीं है, यानी जो गलत है उसको हमें बताना है। तो पहला वाला स्टेटमेंट अगर हम देखें, तो कह रहे हैं काबुल विजय के उपरांत, यानी काबुल विजय के बाद 1507 ईस्वी में बाबर ने पादशाह यानी बादशाह की उपाधि धारण किया था। यस आप लोग जानते हैं, सवाल भी पूछा जाता है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की, काबुल के, जब उन्होंने काबुल को जीता था तब। काबुल कहाँ है, अफगानिस्तान में। तो ये वाला तो सही है। बादशाह की उपाधि धारण करने से पूर्व बाबर मिर्जा की पैतृक यानी अपने पिता का जो टाइटल था मिर्जा, उसको धारण करता था, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों हमारे स्टेटमेंट यहाँ सही हो गए। हमसे पूछ रहे हैं कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर हमें बड़ा सतर्क रहना है। तो कोई सही, मतलब ऐसा कोई नहीं है जो गलत है, यानी ऐसा कोई नहीं, न तो 1 न तो 2, कोई भी गलत नहीं है। आगे चले हम लोग बढ़ जाएं, 12 वाले में देख लें। यहाँ दोस्तों पूछ रहे हैं, आपको कुछ शासकों के नाम दिए गए हैं, तो शासकों पर, निम्नलिखित शासकों पर ध्यान देना है और इनको आरोही कालक्रम में हमें व्यवस्थित करना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हमें इसे अरेंज करना है। तो दोस्तों इन सारे नामों को दोस्तों अगर थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, ये तुगलक वंश के शासक हैं, तुगलक वंश के शासक का नाम दिया गया है।
और तुगलक वंश में दोस्तों, तुगलक वंश का दोस्तों पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, ग से नाम था उसका, कहाँ है? तो गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पर दिया है, लेकिन ये दूसरा वाला है, ये तो तीसरे चौथे नंबर पर था। अब गयासुद्दीन तुगलक के बाद दोस्तों कौन आता है? मोहम्मद बिन तुगलक, तो पहले नंबर पर यही हो जाएगा, यानी पहले नंबर पर यही रहेगा, तो इसे इसे हम लोग काट दें। अब हम तुक्का लगाने के लिए तैयार हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोग देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज तुगलक आता है, फिरोज तुगलक बाद फिर गयासुद्दीन तुगलक दूसरका वाला आ जाता है, तो ये आ जाएगा, यानी 2 के बाद 3 आएगा। 2 के बाद 3 कहाँ है? यहाँ पर है, क्योंकि तो यही हमें पता चल गया। अब आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग पता चल गया, उत्तर यही है हमारा। इसके बाद दोस्तों सबसे अंत में आप देखेंगे, सबसे अंत में ये नसीरुद्दीन आता है। सब लोग कहते हैं ना कि नसीरुद्दीन नाश कर दिया मतलब तुगलक वंश को, तो ये सबसे अंत में आएगा। उसके पहले ये, हमें कोई नाम याद नहीं है, डेट हमें याद नहीं है, किसी को नहीं याद होता है, हमको भी आपको भी, बहुत मिनिमम ही लोग ऐसे होंगे जिनको ये सब याद होगा। लेकिन दोस्तों ये सब थोड़ा सा दिमाग से सॉल्व किया जाता है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाकर, हाँ ये पहले कौन रहा होगा, पहले ये, तो ये सब सवाल ऐसे याद होते हैं। कोई भी दोस्तों ज्ञान का घड़िया नहीं पीकर आया है, वो सब कर लेगा। बस थोड़ा सा जो सवालों से लड़ लिया था, सवालों से उलझ लिया, तो वही दोस्तों उस पर विजय प्राप्त कर सकता है, वही उसे क्रैक करेगा। आगे चले हम लोग देखते हैं दोस्तों, कोई भी हर चीज से जो पढ़ाते हैं उनको भी इतना नहीं आता है, बस उनको एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, इतना कॉन्फिडेंस होता है, कर लेते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए दोस्तों कुछ युद्ध दिए गए हैं। युद्धों को दोस्तों कालक्रम क्रोनोलॉजी में हमें सेट करना है। आप लोग जानते हैं आजकल प्रश्न क्रोनोलॉजी में जोड़े के मिलान वाला, या फिर आपको मैचिंग वाला, या फिर कथन कारण वाले, ऐसे ही सवाल खास करके आयोग में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हुमायूं जो युद्ध लड़ा था, आप लोग जानते हैं, इसके बारे में तो अच्छे से जानते होंगे। ये कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1540 में, 1540 में हुआ था, 1540 में हुआ था, हार गया था हुमायूं। चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1 साल इसके पहले, 1539 में हुआ था, ये हुआ था। और यहाँ पर दोस्तों ये दोहरिया का युद्ध हुआ था, दोहरिया का युद्ध हुआ था दोस्तों, ये 1532 में हुआ था हुमायूं और लोदी के बीच। तो 1532 में ये हुआ था दोहरिया वाला। और ये सरहिंद के बारे में तो आप लोग जानते हैं, ये 55 में हुआ था। कब? 1555 में हुआ था। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सारे युद्धों के नाम मैंने दे दिया है जो हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कालक्रम में, तो सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले मेरे भाई यही 32 वाला आएगा, सबसे पहले 32 ही आता है, 32 39। तो एक सबसे पहले आ जाएगा, एक के बाद कौन आ जाएगा? 32 के बाद कौन आएगा? 39, 1 3 4, तो 1 3, पहले कौन आ जाएगा? एक सेकंड, कंफ्यूज हो रहे हैं हम। पहले ये वाला आ जाएगा 32 वाला, 1 3 2 4, 1 3 2 4 कहाँ है? यहाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर बी हुआ। आगे चले दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों बड़े सतर्क से मिलाना होता है, नहीं तो कंफ्यूज कर जाएंगे तो गलत हो जाएगा। 14 वाले में देखें दोस्तों, पूछा जा रहा है हमसे शेरशाह के बारे में, यहाँ सवाल दिया है कुछ, तो कथन पर विचार करना है, हमें विचार करके बताना है कि कौन सा सही है। तो दोस्तों पहले वाले स्टेटमेंट को अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं शेरशाह ने भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग करवाता था। तो बिल्कुल दोस्तों उन्होंने भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी नामक एक पैमाना दोस्तों बनवाया था, उसी से नपवाता था। तो ये बात तो पहला वाला तो हमारा सही हो गया, ये वाला तो बिल्कुल सही है। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें, ये इसमें करें किसानों के शोषण से बचाने के लिए शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत व्यवस्था को आरंभ किया था। बिल्कुल, पट्टा और कबूलियत व्यवस्था का सवाल पूछा जाता है किसने आरंभ किया है? तो शेरशाह ने ही। तो तीसरे वाले में पूछा जा रहा है आपसे, शेरशाह सूरी के शासनकाल में लगान के अतिरिक्त किसानों को क्या दिया है? किसानों को जरी। और दोस्तों यहां तीसरे वाले को देखें तो कह रहे हैं शेरशाह सूरी के शासन काल में लगान के अतिरिक्त, यानी लगान के अलावा किसानों को जरीबाना नामक टैक्स भी देना होता था, जिसे कर संग्रह शुल्क के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों ये जरीबाना क्या होता था जो उस समय मतलब ये शेरशाह सूरी लेता था जरीबाना? तो दोस्तों ये एक बार पूछा गया है कि आखिर ये जरीबाना होता क्या है? तो जरीबाना दोस्तों एक तरह का सर्वेक्षण यानी सर्वे टैक्स था। तो एक सर्वेक्षण कर था जिसे जरीबाना कहा जाता है, तो लेता था। यस, तो तीन के तीनों आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सभी तीनों सही है। बहुत बढ़िया।
तो दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप कई सारे छोटे छोटे फैक्ट सीखेंगे जो आपके बहुत सारे एग्जाम में काम देगा। महालवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़ के बताना है कि सही क्या है। दोस्तों आप लोग जानते हैं अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस लेकर आया था। फिर दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था आया था जिसे दोस्तों टॉमस मुनरो लेकर आया। फिर उसके बाद ही दोस्तों ये महालवाड़ी व्यवस्था आया था जिसे टॉमस मुनरो लेकर आया था। म से महालवाड़ी, म से मुनरो। तो पहले वाले में लिखा है कि होल्ट मैकेंजी के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों में महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई। यहां तक तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, थोड़ा सा होश में आइए। होल्ट मैकेंजी के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी यानी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत जैसे यूपी वगैरह में महालवाड़ी व्यवस्था की शुरू की गई थी। यहां तक तो ये ठीक है, लेकिन गड़बड़ी यहां पर है, ये 1830 में नहीं, ये 1822 ईस्वी में ये दोस्तों शुरू किया था। तो इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इतने वजह से सिर्फ यहाँ 1822 कर दिया होता तो ये सही हो जाता। आगे दोस्तों हम लोग दूसरा वाला स्टेटमेंट अगर देख ले तो यहाँ दोस्तों आपसे कहा जा रहा है इस प्रणाली के तहत गांव की ओर से जमींदारों के द्वारा किसानों से भू राजस्व वसूला जाता था। नहीं मेरे भाई, नाम ही है, अस्थाई बंदोबस्त में जमींदारों से वसूला जाता था। रैयतवाड़ी में दोस्तों ये खुद लोग जाकर जमा करते थे किसान। रैयत का मतलब ही होता है किसान। और महालवाड़ी में नाम ही है, महाल का मतलब गांव का मुखिया। महालवाड़ी में ये मतलब गांव के मुखिया जो होता था, मुखिया के द्वारा ये कलेक्ट किया जाता था रेवेन्यू को, भू राजस्व को। तो याद रखेंगे, यहां पर आप लोग भूलेंगे नहीं। तो दोनों गलत हो गए आपके। तो कह रहे हैं सही क्या है, तो कोई सही नहीं है, डी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई सारे छोटे छोटे फैक्ट यहां आप सीखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो व्यापारिक केंद्र बनाई थी अपने शासनकाल में, वो उनको हमें कालक्रम में बताना है कि सबसे पहले कहां बनी, फिर कौन बनी, फिर कौन बनी, ये ऐसा कालक्रम में बताना है। तो आप लोग जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कोठी उत्तर भारत में बनाया था, सूरत में। लेकिन दोस्तों सूरत के बाद उन्होंने दक्षिण भारत में दोस्तों नजर डाली। दक्षिण भारत में ये मसूलीपट्टनम दोस्तों, ये दक्षिण भारत की पहली व्यापारिक कोठी थी। इसका मतलब ये आपका कब हो गया दोस्तों, 1611 में ये दोस्तों इसकी स्थापना उन्होंने किया था। फिर दोस्तों 1633 के आसपास ये ओडिशा में उन्होंने बनाया था, ओडिशा में, यानी ये पूर्वी भारत की पहली कोठी थी। उसके बाद दोस्तों ये मद्रास में ये इन्होंने बनाया। मद्रास में जो इन्होंने बनाया था दोस्तों, यह 1640 के आसपास, 39 हम मान लेते हैं, 1639 के आसपास उन्होंने ये अपना व्यापारिक कोठ बनाया था। उसके बाद दोस्तों आप लोग जानते हैं हुगली में भी उन्होंने बनाया। तो हुगली वाला स्वाभाविक सी बात है ये इसके बाद वाले का है, तो हुगली वाला इसके बाद का है। तो यहां हम यह कह सकते हैं ये हमारा एक, पहले तो एक आ जाएगा, दूसरे पर तीन, फिर तीसरे पर दो। एक तीन दो कहीं है शुरू में, एक तीन दो, तो यहां पर है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखें अगले प्रश्न में आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा हमारा सही नहीं है, यानी जो ऑप्शन गलत है उसके बारे में बताना है। यानी 3 सही हैं, एक गलत है, उसी गलत वाले को पकड़े हम लोग। देखिए यहां हम लोग पहले ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था दोस्तों, कि अब जो है भारत के लोग अपने देसी भाषा में समाचार पत्र नहीं छाप सकते, सिर्फ अंग्रेजी में छापेंगे। ये लेकर आया था दोस्तों लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के बारे में जानते हैं हम लोग दोस्तों, लॉर्ड लिटन लेकर आया था। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब से था दोस्तों, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1876 से दोस्तों कब तक था, 1876 से 80 तक था। तो उसके बाद 80 से 84 तक लॉर्ड रिपन आया दोस्तों। लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, आप लोग जानते हैं। तो यही वाला गलत हो जाएगा, यहां पर लिटन देना चाहिए था, ये रिपन दे दिए, तो ये इसलिए गलत हुआ। तो यही आपका उत्तर हमें पकड़ में आ गया, यानी यही गलत है और बाकी सब सही है। लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, बिल्कुल। 1882 में लॉर्ड रिपन कार्यकाल में हंटर आयोग की स्थापना की गई, बिल्कुल। ये भी सही है, दोनों सही थे, इसको याद कर लीजिए, गलत ये था, इसलिए उत्तर वही होगा। तो दोस्तों यहां अगला प्रश्न देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पेशेंस रख के सुनिएगा। कई सारी चीज आप यहां सीखने वाले हैं। कथन पर विचार करना है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं यहां पर जो प्रश्न हमें यहां पर स्टेटमेंट दिया है, गांधी दास पैक्ट 1923 में महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास के बीच एक समझौता हुआ था। दोस्तों महात्मा गांधी और सीआर दास के बीच जो एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी दास पैक्ट कहा जाता है, 1923 में नहीं हुआ था,
ये 1924 में हुआ था। क्या था इसकी कहानी समझ लीजिए। जब गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू किए, बाद में गोरखपुर में चौरी चौरा कांड के बाद दोस्तों जब इसे बंद कर दिए गांधी जी, तो युवा वर्ग बहुत ज्यादा नाराज हुआ। उस समय नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू और सीआर दास भी नाराज हुए। वो लोग दोनों लोग यानी मोतीलाल नेहरू सीआर दास मिलकर 1923 में एक पार्टी बना लिए, स्वराज पार्टी। और बाद में दोस्तों फिर गांधी जी के बीच जो 1 साल बाद समझौता किए और फिर अपना कांग्रेस में विलय करके काम करना शुरू किए। तो यही गांधी और दास के बीच समझौता था, यानी आपसी मिलन हुआ था उनका। तो ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा, डेट यहाँ पर गलत दे दी गई थी, आप लोग समझ गए होंगे। दूसरे में कह रहे हैं इस समझौते का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस और स्वराज पार्टी के बीच मतभेदों को समाप्त करना था। वही ना जो ये स्वराज पार्टी गुस्सा में आकर बना लिए थे, फिर बाद में वो उसमें समझौता कर लिया कर चलिए हम आपके साथ हैं। तो ये 2 वाला सही है आपका, सही पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, केवल 2। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग, ये 19 वाले को देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड सैकड़ों सवाल बन चुके हैं अलग अलग तरह से, जान लीजिए कोई सवाल छूटेगा नहीं। तो भारत शासन 1919 वाले में जानते हैं दोस्तों, इसी में द्वैत शासन को लागू किया गया था। एक सवाल पूछा गया, द्वैत शासन क्या था दोस्तों? एक ऐसा शासन जिसमें दोस्तों भारत के मंत्री भी, यानी सत्ता जो है 2 केंद्रों में बढ़ जाती है। एक दोस्तों भारत के मंत्री और एक अंग्रेजी अधिकारी, यानी भारतीय जनता को 2 तरह से शासन झेलना पड़ता था। तो यही है दोस्तों स्वशासन, आप लोग जानते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यही 1919 के एक्ट के तहत दोस्तों प्रत्यक्ष चुनाव पहली बार दोस्तों कराया गया था, सीमित लोगों को कराया गया था प्रत्यक्ष चुनाव। ये सवाल पूछता है तो इसी एक्ट के तहत याद कर लीजिए, इसलिए बता दे रहा हूं। पहला स्टेटमेंट करें, इस अधिनियम ने संपत्ति, टैक्स या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया था। वही मैंने बताया ना, सीमित संख्या में लोगों को किया था मताधिकार, सबसे पहले इसी एक्ट के तहत आया था। तो प्रत्यक्ष मतदान पहला वाला तो आपका सही हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो आगे यहाँ पर क्या कह रहे हैं दूसरे वाले स्टेटमेंट में, इस अधिनियम के अंतर्गत एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। यस, ये भी सही है। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। पहले केंद्रीय बजट और राज्य के बजट एक ही साथ आते थे, लेकिन इस अधिनियम के बाद अलग हो गए। तो यहाँ पर हमसे सही पूछा जा रहा है, तो सही हमारे तीनों हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चले हम लोग देख लें, बारदोली सत्याग्रह से संबंधित सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। बारदोली सत्याग्रह का था दोस्तों, एक किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन था। इसको कौन लीड किए थे दोस्तों? सरदार पटेल साहब लीड किए थे। इसी में उन्होंने सफलता पाई थी। इसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी महिलाओं ने। तो यहाँ पर आपसे सही पूछा जा रहा है, सही क्या है बारदोली सत्याग्रह से संबंधित? इस आंदोलन के प्रमुख नेता विट्ठल भाई पटेल थे। नहीं मेरे भाई, ये वल्लभ भाई पटेल थे, विट्ठल भाई पटेल तो इनके भाई थे, ये नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। तो एक गलत हो जाएगा, तो आपका ऑटोमेटिक उत्तर आप 2 को बता सकते हो यहाँ, यानी आप तो स्वाभाविक सी बात है 2 पर ही जाओगे। ये इतना गलत हो गया क्योंकि एक एलिमिनेट हमने कर दिया। दूसरे वाले में करें, इस आंदोलन के समर्थन में के.एम. मुंशी तथा लालजी नारंगी ने बंबई विधान परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। तो बिल्कुल ये वाला सही है। इस आंदोलन के अंतर्गत सरकार ने बढ़ी हुई भू राजस्व को 30% से कम करके 15% किया। दोस्तों इसका उत्तर 2-3 किताबों में पढ़ रहा था, अलग अलग दिया। किसी किताब में दिया था 30% से 12% किया, और एक और किताब है दोस्तों हमारे पास एनसीईआरटी को, उसमें दिया है दोस्तों ये 30% से 6% किया। तो लेकिन यहाँ 15 कहीं नहीं है, तो हम इसको भी गलत मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपका एक मतलब 2 ही हो जाएगा, यानी केवल 2। बहुत बढ़िया। आगे दोस्तों हम लोग देखें, अगर 21 वाले में आपसे पूछा जा रहा है वही विचार करना है, विचार करके बताना है कि सही क्या है। तो देखें, पहले वाले कथन में आपसे कह रहे हैं कि वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का प्रकाशन पेरिस से मैडम भिकाजी कामा के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ये वाला स्टेटमेंट तो दोस्तों बिल्कुल सही है। क्यों दोस्तों? ये वंदे मातरम नहीं कह रहे हैं, वंदे मातरम का दोस्तों रचना तो बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने किया था ना, अभी संसद में बहुत हंगामा हुआ था। लेकिन ये वंदे मातरम पत्रिका है, समाचार पत्र है, थोड़ा ध्यान देंगे, नहीं तो आप सोचेंगे कि क्या बता रहे हैं। तो ये वाला तो बिल्कुल सही है। और दोस्तों यही मैडम भिकाजी कामा फ्रांस के पेरिस में रहकर दोस्तों आंदोलन को लीड, वहां से दोस्तों भारतीय आजादी के लिए बहुत सारा काम किया था। और वहां में फ्रांस में रहने वाले बहुत से भारतीयों को उन्होंने स्कॉलरशिप भी प्रदान किया था। तो यहाँ कह रहे हैं फ्रांस में मैडम भिकाजी कामा के द्वारा
भारतीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई थी। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा 2 वाले में। तो आपका सही क्या हुआ, आपका सही हो जाएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हुए। बहुत बढ़िया। देखते हैं प्रश्न संख्या 22 को। बहुत अच्छा, आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है, कथन दिए हैं, विचार करके बताना है सही है गलत है। अभी हम बाद में देखेंगे, पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। कह रहे हैं दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की प्रारंभ किया गया, घोषणा की गई थी 1 अगस्त 1920 को। ये वाला तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहे हैं, असहयोग आंदोलन चलाने के लिए 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। यस, आप लोग जानते हैं तिलक ने असहयोग आंदोलन के लिए बहुत काम किया था, लेकिन वो देख नहीं पाए, उसके पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो उनके नाम पर तिलक स्वराज फंड की स्थापना किए थे। तो ये वाला आपका तो सही है ये भी। अब देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है। अब कह रहे हैं दोस्तों, कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है। तो गलत ऐसा कोई नहीं है, जो गलत है ऑप्शन डी आपका हो जाएगा यहाँ। आगे दोस्तों अगर हम लोग चल ले देखें तो 23 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ। 23 वाले में पूछा जा रहा है आपसे, हाँ एक सेकंड, कथन दिए हैं आपको, फिर कारण दिए हैं, बताना है सही क्या है। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई थी, जो कि उस समय बड़ी मात्रा थी। तो दोस्तों यस, भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1813 चार्टर एक्ट जानते हैं ना, इसी में चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर बाकी सब बंद कर दिया था कंपनी को सरकार ने। और इसके 20 साल बाद 1833 में वो भी बंद कर दिया था, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। तो आगे अगर हम लोग देखें, कारण वाले को देखें तो 1813 के कह रहे हैं, ये जो चार्टर एक्ट था हमारा 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों ने भारत में शिक्षा और धार्मिक विश्वासों का प्रसार करने का अधिकार मिल गया। यस, ये भी बड़ा सवाल पूछा जाता है, किस एक्ट के तहत मतलब ईसाई मिशनरियों को भारत में खुली छूट मिल गई अपना धर्म, अपनी शिक्षा को प्रसार करने के लिए। ये 1813 के एक्ट के तहत, ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर दोस्तों ये वाला तो सही है पहला, और दो कारण भी सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो तीसरे का आपका दोस्तों सी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। बहुत अच्छा, आगे चले हम लोग देखते हैं। यहाँ ये 24 वाले में दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, आपको कुछ संगठन और संस्थाओं के नाम दिए गए हैं और उनके वर्ष के अनुसार, यानी कब कौन बने थे, इसके अनुसार आपको बताना है कालक्रम में, इन्हें क्रोनोलॉजी में हमें सेट करना है। दोस्तों यहाँ पहले वाले में देखिए आपको दिया गया है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जिसे हम लोग शॉर्टकट में बीए भी बोल देते हैं। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना तो दोस्तों 1851 में हुआ था, 1851 में हुआ था इसकी। और जमींदारी एसोसिएशन बाद में आता है, इसकी दोस्तों कब हुआ था? 1838 में जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1838 में हुआ था। और यहाँ पर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी आप लोग जानते हैं इनके बारे में, 1866 में इसकी स्थापना हुआ था। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया, BBIA, बंगाल ब्रिटिश इंडिया की स्थापना दोस्तों कब हुआ था? 43 में, 1843 में। सब डेट याद रख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब सबसे अंत में ये हमारा ये दादा भाई नौरोजी वाला रहना चाहिए था, तो ये चौथा वाला सबसे अंत में रहेगा। उसको भी मालूम है, सब बच्चे इसको जानते हैं। और सबसे पहले कौन रहेगा? ये जमींदारी वाला, क्योंकि ये 38 में ही है। तो एक वाला मतलब दो सबसे पहले हमारा रहेगा, तो ये हम सामने से हटा दें। दो के बाद हमारा कौन रहेगा? दो के बाद हमारा ये 3 रहेगा, 43 वाला। 2 3 कहाँ है? तो यहाँ है, सी वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, 24 का सी। आगे दोस्तों हम अगर 25 वाले को यहाँ देखें तो लाहौर अधिवेशन से संबंधित सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चर्चा में हमेशा रहता है, क्योंकि दोस्तों इसी लाहौर अधिवेशन के तहत पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी पाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नेहरू जी ने इसमें इस कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जब कांग्रेस का हुआ था तो उसकी अध्यक्षता नेहरू जी किए थे। और रावी नदी पर तिरंगा फहरा कर उन्होंने ये प्रण लिया था, कब हमें स्वराज नहीं पूरी आजादी चाहिए। तो यही बात यहाँ पर किया जा रहा है। लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की दोस्तों अपना लक्ष्य घोषित किया, बिल्कुल किया। और दोस्तों अपना एक स्वतंत्रता दिवस भी 26 जनवरी को मनाया था, इसीलिए संविधान हमारा 2 महीना पहले ही बन गया था 1949 में ही, नवंबर 1949 में। लेकिन उसे 26 जनवरी को लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी को पहली बार उन लोगों ने एक बार आजादी दिवस मनाया था। तो यहाँ पर इसीलिए आज हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बनाते हैं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। मेरे भाई पहले ही बताया नेहरू जी के द्वारा की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा आपका। इस अधिवेशन का निर्णय में
मतलब इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि दोस्तों ये 26 जनवरी 1930 को ये लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए थे। इसी दिन को यादगार बनाने के लिए संविधान 2 महीना पहले ही बन के तैयार हुआ था। उसको 2 महीना दोस्तों बाद 26 जनवरी को लागू किए और आज हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो ये तो हमारा कौन कौन सही हुआ, 1 और 3 सही हो जाना चाहिए। यहाँ पर सही पूछ रहे हैं तो 1 और 3 हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 26 वाले को अगर हम लोग यहाँ देखें तो थोड़ा ध्यान देंगे, साइमन कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, कई सारे एग्जाम में इससे पूछा गया है तोड़ मरोड़ कर। 1927 में साइमन कमीशन बना था, जिसे हम लोग दोस्तों व्हाइट कमीशन यानी श्वेत कमीशन कहते हैं, क्योंकि ये 7 मेंबर वाली 7 सदस्यों वाली दोस्तों ये कमीशन थी और 7 के सातों अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय इसमें नहीं था, इसलिए भारतीयों ने विरोध किया। लाला लाजपत राय की इसी प्रकरण में दोस्तों मृत्यु हो गई थी और उसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह मतलब बदला लिए और उनको फांसी हुई बाद में। तो यह 7 सदस्य वाली भारतीय वैधानिक आयोग था, जिसमें पूर्णतः श्वेत सदस्य शामिल थे। बिल्कुल ये वाला तो सही है अपनी जगह पर, लेकिन हमें कह रहे हैं कौन सा गलत है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। बी वाले में कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर को बॉम्बे विधान परिषद द्वारा साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये भी स्टेटमेंट चकाचक है। और कह रहे हैं इसने केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश की। इन्होंने केंद्रीय स्तर पर नहीं मेरे भाई, ये जो श्वेत कमीशन है यह प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश की थी, जो कि 1919 वाले में दोस्तों मतलब हाँ 1935 के एक्ट में दोस्तों ये प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर केंद्र में लागू किया गया था। प्रांत से दोस्तों हटा दिया गया था और केंद्र में लागू किया गया था। तो ये बात दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाती है सी वाली, तो सी ही आपका उत्तर होगा, क्योंकि हमसे गलत पूछ रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे हमारा उत्तर सी होगा, और इसने केंद्रीय में संसदीय उत्तरदायित्व को अस्वीकार कर दिया था। बिल्कुल, तो सी वाला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यह गलत है। आगे चले हम लोग देखें 27 वाले को, तो सीमांत स्थिर सुविधा दर के बारे में पूछा जा रहा है। बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों। सीमांत स्थिर सुविधा दर ये क्या होता है दोस्तों? एक तरह का दोस्तों यह मतलब कह सकते हैं रेट है, दर है। यह एक तरह का जैसे रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, ऐसे भी एक तरह का यह रेट है, जिसको मतलब रेपो रेट से इसका दर ज्यादा होता है। यानी रेपो रेट से ये सीमांत स्थिर सुविधा दर का रेट ज्यादा होता है। ये क्या होता है कि जब बैंक के पास कैश की बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, या बैंक कोई इमरजेंसी मैटर आ जाता है, उनको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो वो आरबीआई से इसी सीमांत स्थिर सुविधा दर के माध्यम से मतलब पैसा ले सकते हैं अपना मामले को सॉल्व करने के लिए। यही है, इसे नरसिम्हन समिति के आधार पर शुरू किया गया था। यस दोस्तों, 1991 के बाद दोस्तों जो सुधार हुआ था, तो वही दोस्तों इसमें शुरू किया गया था कि ऐसा प्रावधान किया गया था कि बैंक बेचारे खराब हालत में हो तो उनको सुधार मिल सके। कह रहे हैं इसके अंतर्गत केवल वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल वाणिज्यिक बैंक ही रिजर्व बैंक से ऋण ले सकते हैं। बिल्कुल, इसके माध्यम से बैंक को कम से कम 1 करोड़ की राशि उधार लेने की मात्रा मिलती है। यानी 1 करोड़ से कम नहीं मिलेगी, कम से कम 1 करोड़, और उसके ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन एक गुणज में होना चाहिए। जैसे 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, डेढ़ ढाई ऐसे करके नहीं, वो एक के गुणज में होना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे करके। ये भी सही है। तो आपका 1 2 3 27 वाले का आपका तो सभी सही है, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा सभी। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 28 वाले में, तो थोड़ा ध्यान देंगे। यहां पर आपको कुछ पुस्तकें दे दी गई हैं और एक तरफ उसके लेखक दे दिए गए हैं। बताना है कौन सा हमारा ऑप्शन होगा। ऑप्शन अगले पेज पर है, हम पहले मिला लें, मिलाने के बाद आराम से कर लेंगे। तो दोस्तों हम लोग खूब जानते हैं, हमेशा चर्चा होती है दोस्तों बीडी सावरकर का द इंडियन वॉर ऑफ, यहाँ पर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसी को दोस्तों ये सावरकर साहब ने लिखा है। यस, और दोस्तों द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो इसको दोस्तों कौन लिखा है दोस्तों? इसको लिखा है ये मजूमदार। और दोस्तों इसी नाम के तर्ज पर एक और है, द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 ए सोशल एनालिसिस। यस, तो सोशल एनालिसिस वाला ये चट्टोपाध्याय लिखा है। आप लोग जानते हैं जो व्यक्ति बहुत सोशलिस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा समाज में घुले मिले रहते हैं, तो किसी के भी गाल पे चाटा मार देते हैं। तो आप ऐसे याद कर लेंगे तो आपके दिमाग में बना रहेगा।
और तो अब बाकी एक बचा है, तो द ग्रेट रिवॉल्ट, ये अशोक मेहता, आप लोग जानते हैं, इसको भी याद कर सकते हैं। अशोक को हम लोग महान कहते हैं, तो महान यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेट, तो हम लोग इससे समझ जाएंगे। तो आपका ए वाला 3 पे जाना चाहिए, ए वाला 3 पे, बी वाला 2 पर, सी वाला 4 पर। तो देखें, तो ए वाला 3, बी वाला 2, सी वाला 4, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चले हम लोग 29 वाले का अगर देखें, तो 1823 का जो लाइसेंस अधिनियम, अनुज्ञप्ति का मतलब लाइसेंस होता है, 1823 का लाइसेंस नियम मुख्य रूप से किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था भाई? प्रेस के नियंत्रण के लिए, कि अब आप कुछ छापोगे तो आप पर पेपर पर आपके मुद्रक का नाम होने चाहिए, छाप पब्लिशर का जो लिखा है उसका नाम होने चाहिए, दुकान का नाम होना चाहिए। तो ये सब दोस्तों आया था, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो यही है, बी वाला हो जाएगा आपका। 30 में दोस्तों आपको द्वैत शासन, अभी आप द्वैत शासन आया था, मैं बताया था, द्वैत शासन का मतलब होता है कि दोहरा शासन। दोहरा शासन यानी आपको उसी में आपको अब दोस्तों आ गया हमारा प्रश्न संख्या 3, बहुत अच्छा कथन दिया है, आपको कारण दिया है, आपको बताना है। दोस्तों अभी मैंने दोहरा द्वैत शासन से संबंधित आपको थोड़ी सी बात बताई थी। द्वैत शासन का मतलब यही होता है कि दोहरा शासन यानी जनता को दोहरा शासन झेलना पड़ता था। तो उस समय यानी एक ही सत्ता को 2 भागों में बढ़ जाती थी, अपना अंग्रेज के अधिकारी अलग से शासन करते थे और भारतीय मंत्री अलग से करते थे। तो यही है दोहरा शासन। तो दोहरा शासन, द्वैत शासन के दौरान भारतीय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में गिरावट आई थी, बिल्कुल आई थी, कंपटीशन चल रहा था। और कारण है क्यों गिरावट आई थी? ब्रिटिश शासक ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर कोई ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल आप लोग जानते हैं। तो ए सही है, आर भी सही है, आर इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका ऑप्शन यही हो जाएगा, ए वाला, कोई डाउट नहीं। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम से संबंधित आपसे सवाल पूछा जा रहा है। यूरेनियम के संबंध में आपको 2 कथन दे दिए, इन पर विचार करके बताना है कि सही क्या है। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपसे पूछा जा रहा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यूरेनियम दोस्तों, यूरेनियम खादान कहां है? ये झारखंड के सिंहभूम जिले में है, झारखंड के सिंहभूम जिले में है, और यह यूरेनियम की सबसे पहली और बड़ी खादान है। तो यहां पर दोस्तों, यहां पर आपसे सबसे मतलब बड़ी नहीं, पहली खादान है। तो जादूगोड़ा खादान को देश की पहली यूरेनियम खादान माना जाता है, यही मैंने आपको बताया, जो झारखंड के सिंहभूम जिले में है। आप लोग इसे याद करे रहिएगा। तो ये सही है। दूसरा वाला, झारखंड में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है, नहीं मेरे भाई, सबसे पहली तो यही है जादूगोड़ा वाला, लेकिन सबसे बड़ा खादान की बात आती है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में तुम्माल पल्ले, अजीब सा नाम है, तुम्माल पल्ले नाम का दोस्तों एक खादान है, वो सबसे बड़ी खादान है यूरेनियम का। कहां है ये? AND, आंध्र प्रदेश। तो समझ गए होंगे आप लोग, समझदार हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, केवल ए आपका सही हो जाएगा, 31 का ए। आगे चल रहे हम लोग देख लेते हैं 32 वाले को। तो दोस्तों यहां भी आपको दिया गया है, एक तरफ आपको पैतृक यानी मूल चट्टाने दे दी गई हैं, मूल चट्टाने हैं जिनसे अन्य चट्टाने बनती हैं, और रूपांतरित चट्टाने यानी किस में बनती हैं वो उसको दे दिया है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं आग्नेय चट्टानों को दोस्तों हम लोग पैतृक चट्टान बोलते ही हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रारंभिक चट्टाने होती हैं, मैग्मा के बाद जब ठंडा होता है लावा, तो यही चट्टानें शुरुआत में रहती हैं। और दोस्तों ये जब टेम्परेचर और प्रेशर झेलते झेलते यह कायांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। तो ये दोस्तों आपको यहाँ सुमेलित करना है ना, तो ये आपके तीसरे पर चले आएगा। अब ग्रेनाइट, आप लोग इसको भी ट्रिक से याद करते हैं, नाइट इसमें है, न से नाइट न से नीस, तो ये वाला आप पे 2 पे चला आ जाएगा। और बेसाल्ट, बेसाल्ट वाला दोस्तों ये सिस्ट पे चला आएगा। और बिटुमिनस कोयला, ग्रेफाइट, आप लोग जानते हैं ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल में होती है काली काली, जिससे आप लिखते हैं, जो पेज पर चलती है, वही ग्रेफाइट है। तो बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट में बदलता है। तो आप समझ गए होंगे, मैंने मिला दिया, यानी अब आपका ए वाला कहां पे? A3, B2, C1, A3, B2, C1, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 33 को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जलप्रपात से संबंधित कोई ना कोई आपसे एक सवाल जरूर पूछा जाता है। यहां आपको कुछ जलप्रपात के नाम दे दिए गए हैं, और आपको उसे उनकी ऊंचाई को बढ़ते क्रम में बताना है कि यानी सबसे ऊंचा कौन सा है, फिर उससे कम ऊंचा कौन सा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे करके। तो दोस्तों इन सारे अगर को देखोगे, ये दोस्तों ये जो यहाँ पर ककोलत, यहाँ जो ककोलत नाम दिया है दोस्तों, यह जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? ये बिहार में है।
यह बिहार में है दोस्तों जलप्रपात। इसकी ऊंचाई दोस्तों 100-150 से अधिक मानी जाती है, लगभग हम कह सकते हैं 160 मीटर मान लें, 160 मीटर इसकी ऊंचाई है। और दोस्तों ये केवटी है। केवटी दोस्तों कहाँ है? यह मध्य प्रदेश में है। इसकी जो ऊंचाई दोस्तों मानी जाती है ये केवटी की 100 से कम लगभग मानी जाती है, 100 से थोड़ा सा कम, हम लोग 95 मान लेते हैं यहाँ, 95 मीटर। और यहाँ चचाई, चचाई दोस्तों कहाँ है? यह मध्य प्रदेश में जो टोंस की सहायक नदी है उस पर दोस्तों ये है। तो ये भी हम एमपी में मान लें। और इसकी ऊंचाई दोस्तों जो चचाई की है यह 125 के आसपास है, 125 हम मान लेते हैं, तो 125। और रकीम कुंड, ये दोस्तों कहाँ है? ये भी बिहार में ही है, रकीम कुंड बिहार में ही है। इसकी ऊंचाई दोस्तों रकीम कुंड की जो है ये 1-2 के आसपास है, 170 के 80 आसपास है, तो हम लोग 170 मान लें। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ? सबसे ज्यादा तो रकीम कुंड का हुआ। और पेपर बनाने वाला जब ही जानता है कि हाँ बच्चे इसको जानते हैं, सबसे ज्यादा ऊंची ये है इसमें, तो बच्चों आसानी से गेस कर लेंगे, तो इससे हमारा काम बना नहीं। और मतलब क्योंकि सबसे ज्यादा ऊंची है, वो भी बढ़ते क्रम में हमें बताना है। तो इससे कम ऊंची कौन है? इससे कम ऊंची दोस्तों आपका ये है ककोलत। तो ककोलत यानी तीसरे नंबर पर एक होना चाहिए, तो ये है यहाँ पर। तो आपका पता चल गया, सी वाला आपका उत्तर हो जाएगा। संख्या 34 वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से दोस्तों 1-2 सवाल हमेशा पूछा जाता है झीलों से संबंधित आपके। तो दोस्तों झील से संबंधित एक मैं वीडियो लाने वाला हूं, छोटा सा 5-6 मिनट का रहेगा। उसमें झील से संबंधित चाहे उत्तर प्रदेश के, भारत के सेंस में, विश्व के सेंस में, सारा उसमें लपेट दूंगा, कोई भी नहीं छूटेगा। मैं 99% दावे से कह रहा हूं, कोई भी छूटेगा नहीं। छोटा सा वीडियो होगा, उसमें सारी चीज बता दूंगा झील से संबंधित। तो थोड़ा सा आप वेट करें, लाने वाला हूं मैं। झील यहां पर पूछ रहे हैं आपसे, कृत्रिम झील का उदाहरण कौन सा है? यहां आपको कुछ नाम दिए गए हैं झीलों का, और आपसे पूछ रहे हैं कृत्रिम झील यानी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो दोस्तों यहां देखेंगे गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील दोस्तों ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। तो इसलिए दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक जो जिला है सोनभद्र, जिसे उत्तर प्रदेश की राजधानी कहा जाता है, सबसे दक्षिणी जिला है उत्तर प्रदेश का, तो यही सोनभद्र जिला में है दोस्तों गोविंद सागर, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील है जो रिहंद नदी पर बांध बनाकर बनाया गया है। तो ये आप लोग जानते हैं बिल्कुल, एक ये है और एक नागार्जुन सागर है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दोस्तों सीमा पर है ये दूसरी सबसे बड़ी है। और पुलिकट झील दोस्तों तो प्राकृतिक है, ये तो प्राकृतिक झील है दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है दोस्तों। ये लैगून झील है। लैगून झील का मतलब ये होता है कि उसमें जो पानी भरा है समुद्र का पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पर ये नहीं है। 1 और 3 हो जाएगा आपका, 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी। आगे चले हम लोग देखते हैं यहाँ 135 वाले में। 135 वाले में आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, तो कथन कारण से रिलेटेड सवाल है। कथन दिए गए हैं, कारण है। तो आपसे एक कथन में कह रहे हैं बहुफसली यानी जिस खेत में एक वर्ष में एक बार से अधिक फसल उगाया जाता है वो बहुफसली हो गई। बहुफसली यानी मल्टीपल क्रॉपिंग। तो बहुफसली प्रणाली अपनाने से सस्य गहनता में वृद्धि होती है। गहनता मतलब इंटेंसिटी। तो यस, सस्य गहनता में वृद्धि होती है। वृद्धि तो होती है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुफसली प्रणाली में एक ही खेत में साल भर में अलग अलग फसलें उगाई जाती है। एक ही फसलें नहीं, एक बार गेहूं उगा लिए, फिर गेहूं बोए, फिर गेहूं, अलग अलग उगाई जाती है, उसे बहुफसली प्रणाली कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। तो यहाँ पर मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में ये सही हो जाएगा। तो और ये आपका यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका उत्तर यहाँ पर जो होना चाहिए दोस्तों, उत्तर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि डी छुपा हुआ है यहाँ, ये वाला हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखें, अगर ये 36 वाले में जो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे। आपको कुछ अनुसंधान वन अनुसंधान दे दिए गए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण से संबंधित सवाल जब पूछा जाता है तो इसको जरूर उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो वन अनुसंधान संस्थान और ये कहां पर स्थित है ये बताना है। तो दोस्तों ये अभी मैं कल एक सवाल आया था, इसको मैं बताया था। ये जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास, यानी ये जो हिमालय से संबंधित पर्यावरण है और उसको विकास से संबंधित योगदान, ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में है। ये मैंने अभी हाल ही में बताया था, इसी टेस्ट सीरीज का एक सवाल आया था, उसमें मैं जिक्र किया था, आप पढ़े होंगे। तो ये हो गया दोस्तों, ये हो गया। और आपको एक ये मैंने ट्रिक से याद किया था जब नया नया आया था यूपीएससी की तैयारी करने। तो भारतीय प्लाईवुड उद्योग, हम लोग जानते हैं प्लाईवुड से मंच बनता है, मंच पे ऑर्केस्ट्रा चलता है,
और नाटक चलता है। तो यहाँ भारतीय प्लाईवुड उद्योग, प्लाईवुड किसके लिए बनता है? मंच के लिए। मंच पे क्या होता है? नाटक होता है। तो ये कर्नाटक हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। तो ये कहाँ है? भोपाल, यहाँ पर छुपा हुआ है। और एक दोस्तों ये भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, ये देहरादून में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला 2 पे गया, बी वाला 3 पे गया, सी वाला 4 पे गया, डी वाला 1 पे। बहुत अच्छा, सी हो जाएगा आपका उत्तर। 35 को 37 को अगर हम लोग देखें, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। 37 में कथन कारण से रिलेटेड सवाल है, कथन है कारण है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। कह रहे हैं दोस्तों गंगा के मैदान भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। बिल्कुल, इसीलिए यूपी बिहार का पेट आराम से भर जा रहा है इतनी बड़ी जनसंख्या का। सही है। गंगा और उसकी सहायक नदियां इस मैदान में अत्यधिक जलोढ़ जमा करती हैं। जलोढ़ मतलब अपना जो अवसाद है जमा करती हैं, इसलिए ज्यादा उपजाऊ होता है। तो बिल्कुल सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए, 37 का सी। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 38 वाले को हम लोग देखें। बहुत अच्छा, आपको कुछ पहाड़ियां दे दी गई हैं। ये पहाड़ियां जो दी गई हैं ये पूर्वी घाट से संबंधित है। पूर्वी घाट मतलब जैसे ये तो पश्चिमी घाट हो गया और ये पूर्वी घाट हो गई। पूर्वी घाट से संबंधित आपको कुछ पहाड़ियां दे दी गई हैं। तो इसमें आपको बताना है, यहाँ आप नल्ला मलाई देखेंगे दिए हुए सारी पहाड़ियों में। नल्ला मलाई सबसे नॉर्थ में है, तो न से नल्ला न से नॉर्थ। इसके बाद दोस्तों सबसे अंत में देखेंगे पालनी की पहाड़ियां, ये इधर आपके तमिलनाडु साइड के सबसे कोने पर मिल जाएगी। तो ये चौथा वाला यहाँ हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों ये चौथा वाला तो यहाँ हो जाएगा। फिर जवाडी की पहाड़ियां आपको मिलेंगी, यहाँ जे वाला यहाँ मिल जाएगा। और फिर इसके बीच में आपको शिवराय की पहाड़ियां मिलेंगी। तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ 2 पहले, 2 के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा? 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 है कहीं? 2 3 1 4 यहाँ है, सी वाले में है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग 39 में अगर देखें, तो यहाँ दोस्तों यहाँ भी मिलान से संबंधित प्रश्न है। हम लोग आराम से क्रैक करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। पर्वत श्रेणियां और पहाड़ियां दे दी गई हैं आपको। एक तरफ उनका लोकेशन है, बताना है कि कौन सा सही है। तो चले हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये वाला, ये सल्हेर की पहाड़ियां। तो ये हम लोग तो जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसको तो हम लोग खूब जानते हैं, खूब ट्रिक अपनाए हैं। मेढक को जब सांप पकड़ लेता है उसकी टांगें टूट जाती हैं, बेचारा रेंगने लगता है। तो रेगमा, रेगमा से रेंगना, और रेंगता कौन है? मेढक है, यानी मेढक को हम लोग मेघा बोलते हैं। तो ये वाला इस पे चलाया जाएगा, डी वाला 3 पे होगा। डी वाला 3 पे होगा, तो हम लोग इसको काट सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा और करें। ये दोस्तों ये जो यहाँ पर आपको दिया गया है, ये सल्हेर की पहाड़ियाँ। सल्हेर की पहाड़ियाँ कहाँ है? ये कहाँ है? ये सल्हेर की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है दोस्तों। महाराष्ट्र में जो मलेगांव नासिक वाला एरिया है वहाँ पर है। तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र यहाँ कहीं नहीं है कि यहाँ है? नीचे है, डी वाले में हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर ए वाला तो आपका 4 पे और डी वाला 3 पे। तो काम नहीं बना, दोनों में ऐसे ऐसे दिया है, उसको भी मालूम है, बच्चे ऐसे ही याद करते हैं। अब हम बात करते हैं वेलिकोंडा। नाम से ही लग रहा है दोस्तों, वेलिकोंडा नाम है। तो ये कोंडा ऐसे करके नाम, ये नाम से ही लग रहा है कि आंध्र प्रदेश में है। तो बी वाला आप पे 1 चला जाएगा। वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश में है और वारुसनाड केरल तमिलनाडु पे। तो आपका कौन सा हो जाएगा? बी वाला 1 पे चला जाएगा, तो ऑप्शन सी बनेगा आपका। आगे चले हम लोग 40 वाले को देखें। तो गन्ना से संबंधित आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन पे विचार करके बताना है सही क्या है। आप लोग जानते हैं गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है। उष्णकटिबंधीय का मतलब उसको गर्मी भी ठीक ठाक चाहिए, ठीक ठाक ठंडी भी चाहिए। तो ठंड गर्म दोनों उसको चाहिए ही, न ज़्यादा बहुत ठंड न ज़्यादा गर्म, यानी ठंड और गर्म दोनों। तो ये सही है आपका। गन्ने की खेती के लिए दोस्तों जो टेम्परेचर होता है 20 से 27, यानी 21 से 27 किताबों में लिखा रहता है। तो यहाँ पर 25 से 35 नहीं है, ये 20 से 27 के आसपास इसे टेम्परेचर चाहिए होता है, एवरेज टेम्परेचर। तो ये वाला आपका यहाँ गलत हो गया, 2 गलत हो गया। और गन्ने की फसल के लिए गंगा के मैदानों की जो जलोढ़ मिट्टी है और दक्षिण भारत की जो काली मिट्टी है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो आपके 2 सही हुए, 1 तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी 40 का आपका कौन हो जाएगा? बी। आगे बढ़े हम लोग 41 वाले को अगर देखें, तो यहाँ कथन कारण से रिलेटेड सवाल है। कथन है कारण है। कथन कर रहे हैं एल नीनो। दोस्तों 2 होता है, एक एल नीनो होता है और एक ला नीना होता है। तो नीना, तो जिसमें नो होता है दोस्तों ये बहुत हार्ड होता है। जैसे बहुत जो मतलब कह सकते हैं बहुत गर्म दिमाग की लड़कियां होती हैं, उनसे अगर कुछ बात करेंगे सीधा कहेंगे नो नो।
तो ऐसे ही याद कर लीजिए, यहाँ पर आपसे दिमाग में बना रहेगा, जिसमें एल नीनो है, जिसमें लास्ट में नो है, ये हॉट होती हैं। और जो हॉट हुई प्रशांत महासागर से संबंधित दोनों हैं, ये हॉट होती हैं यानी गर्म होती हैं। ये भारतीय जब एल नीनो आती है तो भारतीय मानसून को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। और जिसमें नीना है, तो नीना दोस्तों ये कूल है, यह कूल है। तो यह भारतीय मौसम, भारतीय मानसून के लिए लाभदायक होती हैं। तो यहाँ एल नीनो लिखा है, मतलब नो लिखा है, यानी हॉट है। इसके दौरान भारतीय उपमहाद्वीप सूखे की संभावना बढ़ जाती है। यस, नो मैंने पहले बताया, नो है तो मतलब हॉट है, हॉट है तो मतलब गर्मी लाएगी, मतलब उसमें सूखापन होगा, यानी वर्षा को नुकसान पहुंचाएगी। तो सही है। एल नीनो के कारण प्रशांत महासागर, मैंने पहले बताया ला नीनो और एल नीना दोनों प्रशांत महासागर संबंधित हैं, सवाल भी पूछा जाता है। प्रशांत महासागर में तापमान वृद्धि होती है, तो जिससे मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। यस, तो ये तापमान को दोस्तों ये बढ़ा देता है, मानसूनी हवाओं को कमजोर कर देता है। और जिस ला नीना है तो ये मानसूनी हवाओं को बूस्ट करता है, बढ़ाता है। तो कारण बिल्कुल स्पष्ट है, सही हो जाएगा आपका। तो कौन हो जाएगा यहाँ पर आपका, कौन हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। 41 का कौन हुआ आपका, बी हुआ। देखने जा रहे हैं आप, यहाँ कई सारे छोटे छोटे चीज सीखेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगा। थोड़ा ध्यान देंगे तो हम सिखाने के लिए आए हैं, आपको सिखा कर जाएंगे। कह रहे हैं कौन सा सही है। तो दोस्तों पहले वाले में आपसे कह रहे हैं कि डंकन पास यानी डंकन दर्रा अंडमान को, अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। मेरे भाई झूठ बोल रहे हैं, अंडमान निकोबार को तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है ना, तो ये तो इनका गलत हो गया। ऐसे मैं आप लोग भारत का नक्शा बना के दिखाऊं तो यहाँ पर दोस्तों ये, यहाँ पर ये अंडमान हो गया, मैं ए से लिख दे रहा हूं, और यहाँ पर ये निकोबार हो गया। आप लोग जानते हैं अंडमान निकोबार जो ये यूटी है, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो इसको विजयपुरम कर दिया है। अब अंडमान को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी अंडमान, और इधर है दक्षिणी उत्तरी अंडमान, फिर बीच में है दोस्तों मध्य अंडमान, फिर है दोस्तों दक्षिणी अंडमान, फिर लास्ट में है लिटिल अंडमान। इसी दक्षिणी अंडमान में दोस्तों, दक्षिणी अंडमान को मतलब दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है यहीं पर है। तो यहाँ पर बी वाले में कह रहे हैं अंडमान एवं निकोबार की वर्तमान राजधानी श्री विजयपुरम है। यस, पहले पोर्ट ब्लेयर थी, अब विजयपुरम कर दिया गया है। उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। नहीं मेरे भाई, उत्तरी अंडमान नहीं, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर है। यहाँ बीच में तो मध्य है, यहाँ जो मैंने बताया ना यही है, यही अभी मैं आपको समझा रहा था, तो ये गलत हो जाएगा। लोग सी वाले को देखें, यहाँ कह रहे हैं दोस्तों उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के पूर्व में बैरन द्वीप स्थित है। आप लोग जानते हैं बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। तो दोस्तों ये यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो रहा है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे तो आपको ये मध्य अंडमान जो है, यहाँ पर हम दूसरे वाले में ये मध्य अंडमान में है, तो थोड़ा सा जगह कमी है, समझ गए होंगे आप। तो ये मध्य अंडमान में है, उत्तरी अंडमान नहीं हो, उसके थोड़ा सा नीचे है, तो ये भी गलत होगा। शुरू के 3 गलत हो गए, चौथा वाला सही होगा। इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप ग्रेट निकोबार के सबसे निकट अवस्थित है। यस, तो ग्रेट निकोबार कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर ये ग्रेट निकोबार दोस्तों यहाँ पर है, ये यहाँ पर निकोबार नाम ही है ना, तो निकोबार के दक्षिण में है। तो निकोबार के दक्षिण में है, तो जो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है सबसे नजदीक, इसमें दूरी इसी से कम होगी ना, कि यहाँ से कम होगी, तो स्वाभाविक सी बात है जो इसके करीब होगा इसी से। तो यही वाला है, ऑप्शन डी सही है। आगे दोस्तों हम लोग देखें 43 वाले में, तो ये आपके कोपेन जलवायु पद्धति के आधार पर, आप लोग जानते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो कोपेन ने जलवायु को दोस्तों वर्गीकरण किया था, बहुत लोगों ने किया, लेकिन कोपेन ने जो किया ये सबसे ज्यादा सर्वमान्य यही है। तो कोपेन ने जो जलवायु का दोस्तों वर्गीकरण किया था, ये टेम्परेचर और रेन यानी वर्षा के आधार पर दोस्तों किया था, पूछा भी जाता है प्रश्न। तो उन्होंने मुख्य पहले 5 में बांटा, फिर पांचों का दोस्तों फिर उप वर्गीकरण किया। आप लोग जानते हैं जो 5 बांटा जाता है दोस्तों, ए से लेकर ए बी सी डी और ई करके बांटा था, फिर इसको कई सारे में बांटा था, वो बात की बात है, लंबा खिंच जाएगा। तो जलवायु के प्रकार यहाँ दिए गए हैं और उनका विवरण दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे तो आप यहाँ पर कुछ सीख कर जाएंगे। AMW का दोस्तों यहाँ मतलब होता है कि शुष्क जलवायु वाला हो, और मतलब सूखा वाला जो समय है छोटा सा रहे, यानी सूखा वाला समय बहुत छोटे समय के लिए सूखा आए, और मानसून ज्यादातर रहे। तो शुष्क यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, लघु शुष्क वाला ऋतु मानसून प्रकार। यस, यहाँ पर है, छिपा हुआ है ये, यानी
शुष्क वाला जो समय है वो थोड़े समय के लिए रहेगा और मानसून वाला लंबे समय के लिए। ये हो जाएगा, यानी ए वाला आप पे 4 पे गया, ए वाला 4 पे गया तो आप इसे हटा सकती हो। और ए एस यहाँ पर दिया, ए एस क्या होता है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून, यानी ऐसा मानसून जिसमें सूखा रहे और गर्मी भी रहे ज्यादातर। तो ये कहाँ आ जाएगा, ये एक पर आ जाएगा। और ए डब्ल्यू यहाँ पर जो दिया है, ए डब्ल्यू का मतलब उष्णकटिबंधीय सवाना, जो भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सवाना। और बाकी एक बचा है, ये तो यही आएगा। तो आपका जो उत्तर होना चाहिए था, तो ए वाला 4, बी वाला 1, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे चले हम लोग देखते हैं 144 में, तो कह रहे हैं सुमेल करना है हमें। पर्वत दिए गए हैं, उनका लोकेशन दिया गया है। तो दोस्तों यूराल दिया है। यूराल दोस्तों हम लोग खूब इसके बारे में पढ़े हैं। यह एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाता है दोस्तों। रूस से आप लोग जानते हैं, रूस यूरोप के बीच। तो ये कहां पर है, रूस में है दोस्तों। ये यूराल पर्वत रूस में है। और जूरा पर्वत दोस्तों कहाँ है, जूरा हम लोग बाल में फंसाते हैं, तो ये फ्रांस में है। और पेरिनीस, तो ये फ्रांस और स्पेन के बीच है दोस्तों। माउंट एटना इटली में है, तो इसे एटना, एट से इटली। तो समझ गए, A2, B3, C4 ऐसे करके है। तो A2, B3, C, D, एक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 44 सी। 45 वाले को देखें, कथन कारण से रिलेटेड सवाल है आपका। तो कथन में कह रहे हैं कि मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के 2 भागों में वर्गीकृत करता है। यस, आप लोग देखेंगे कर्क रेखा, मकर रेखा, फिर नीचे कर्क रेखा, विषुवत रेखा, फिर मकर रेखा, जो ऑस्ट्रेलिया के 2 भागों में बांटता है, सही है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय व उत्तरी भाग में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों ये भी बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो उसकी वजह से तो यहाँ पर आपका ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, सही भी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 46 में, तो यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है, कथन दिए गए हैं, वही बात है। यहाँ कथन दिया गया है, कारण दिया गया है। कथन में कह रहे हैं दोस्तों हेडली कोस्ट। हेडली कोस्ट क्या होता है दोस्तों, विषुवत रेखा के आसपास वाला जो एरिया होता है, वो ज्यादा पवन गर्म होती है, जो ऊपर उठती है, फिर जाकर कुछ दूर ठंडी हो जाती है, फिर नीचे आती है, तो इसी को हेडली कोस्ट कहा जाता है। पवन के पृथ्वी पवन प्रवाह यानी पैटर्न को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यस, हेडली कोस्ट इसलिए बनते हैं क्योंकि भूमध्य रेखा व अन्य स्थानों की तुलना में सूर्य द्वारा अधिक तप्त होती हैं। वही मैंने बताया ना, भूमध्य रेखा के आसपास टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो जिससे तापीय परिसंचरण तंत्र होता है। परिसंचरण का मतलब गर्म हवा ऊपर जाना, ठंडी होकर फिर नीचे आना। ठंडी हवा होगी नीचे बैठी, गर्म हवा ऊपर जाएगी, वही बात है। तो एक्सप्लेन भी कर रहा है आपका, तो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 46 बी। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 47 को देखते हैं। बहुत अच्छा, पृथ्वी के ऊष्मा बजट से संबंधित सवाल पूछा जा रहा है। ऊष्मा बजट आप लोग जानते हैं, जैसे ऊष्मा तो न तो उत्पन्न की जाती है न तो नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो सकता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है इसके सेंस में बताना है हमें। तो पहले वाले देखें, सूर्य से आने वाली कुल सौर ऊर्जा का लगभग 30% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। हम लोग जानते हैं जब सोलर रेडिएशन, सौर ऊर्जा आती है, तो उसको बहुत सारे रोकने वाले रास्ते में मिलते हैं। रोकते हैं, बादल रोकते हैं, अंतरिक्ष रोकते हैं, बहुत सारी धूलकण रोकते हैं। लेकिन यहाँ जो लिखा गया है, कुल सौर ऊर्जा का लगभग 30% अंतरिक्ष में रोक लेती है दोस्तों, ये यहाँ पर दोस्तों गलत है। यहाँ पर क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष में क्यों, ये सही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सही नहीं है, यानी जो गलत पूछा जा रहा है हमसे ना। तो एक सेकंड, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पहले वाले अगर ऑप्शन में आप देखें तो कह रहे हैं सूर्य से आने वाली कुल सौर ऊर्जा का लगभग 30% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये गलत दिया है, क्योंकि दोस्तों 35% परावर्तित होती है। आप लोग सोलर रेडिएशन का जो परावर्तन अगर पढ़े होंगे तो याद होगा, 35% अंतरिक्ष में वो परावर्तित हो जाती है, फिर कई सारे माध्यमों से वो परावर्तित होती है। तो इसका मतलब यही गलत था, गलती हमें पकड़ में आ गया, तो यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको काम देगा ये। तो चले हम लोग देखते हैं आगे वाले में अपना, देखें आगे हमारा क्या है दोस्तों। यहाँ ये तो गलत आ गया, बाकी जितने हैं आप पढ़ लीजिएगा, आपका सब सही रहे अपनी अपनी जगह पर। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, 48 वाले में एक फैक्चुअल सवाल पूछा जा रहा है आपसे। कह रहे हैं कथन पर विचार करना है आपको, फिर बताना है कि सही क्या है। तो दोस्तों सही आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे। तो कह रहे हैं पृथ्वी 4 जुलाई को, यानी पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होती है। ये बात बिल्कुल यहाँ तक तो सही है, 4 जुलाई को
पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी सबसे ज्यादा होती है, इसके कारण इसे अपसौर कहा जाता है। तो यहाँ उपसौर लिख दिए थे दोस्तों, उपसौर यहाँ पर ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये जिसे इंग्लिश में दोस्तों हम लोग कहते हैं ना कि उपसौर को जैसे एफिलियन कहा जाता है, आपसे आप चेक कर लीजिएगा, हिंदी में तो अपसौर कहा जाता है, उपसौर नहीं। तो ये गलत हो गया आपका। यहाँ पर कह रहे हैं दोस्तों 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, यहाँ तक सही है, लेकिन जिसके कारण इसे अपसौर, अपसौर नहीं दोस्तों, इसे उपसौर कहा जाता है, यानी ये भी कथन गलत हो गया। ये वाला यहाँ रहना चाहिए था और ये वाला यहाँ, तब सही हो जाते दोनों, इसलिए दोनों गड़बड़ हो गए। तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। आगे अगर हम लोग चलें तो कोरियोलिसिस बल के बारे में दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है। बड़ा सवाल बनते हैं कोरियोलिस बल से दोस्तों, आप लोग जानते हैं ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ऐसे मान लीजिए हमारा ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर दोस्तों ये विषुवत रेखा है, पृथ्वी पर, एक सेकंड ये क्या बन गया, पृथ्वी पर ये विषुवत रेखा है जो सबसे बड़ी अक्षांश होती है 0 डिग्री पर। विषुवत रेखा पर ये जो कोरियोलिस बल होते हैं दोस्तों ये 0 होता है। विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल 0 होता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे कोरियोलिस बल बढ़ता जाता है। कोरियोलिस बल का काम क्या होता है, हवाओं को मोड़ना, आप लोग समझ गए होंगे अब। तो इसी का कारण हवाओं को मोड़ा जाता है, तभी हवाएं मुड़ती हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कोरियोलिस बल के संदर्भ में कौन सा सही है बताना है हमें। यह ध्रुवों पर सबसे कम, विषुवत रेखा पर सर्वाधिक। मेरे भाई यही मैंने बताया, उल्टा करें आपसे, विषुवत रेखा पर सबसे 0 होता है, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो गया। दूसरे वाले में करें कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है, दाब प्रवणता के समकोण पर काम करता है। यस, ये तो सही है बिल्कुल। और इस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर मुड़ जाती हैं। यस, जैसे उत्तरी गोलार्ध ये वाला हो गया, इसमें हवाएं दाईं ओर मुड़ जाए, जैसे यहाँ जा रही है तो ये दाहिनी ओर मुड़ गई, तो इसका मतलब पूरब की तरफ मुड़ गई। अब यहाँ जा रही हैं तो ये बाईं ओर मुड़ गई, इसका मतलब ये भी इधर मुड़ गई, तो ऐसे ही है। तो आपका केवल 2 हो जाएगा, बी हो गया आपका। आगे चले हम लोग देखें अगर 50 वाले में, तो कहा जा रहा है आपसे विचार करना है, बताना है कि कौन सा सही नहीं है, यानी जो गलत है इसके बारे में। कह रहे हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण नगरी के रूप में कालगुर्डी तथा गुलकार्डी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आप लोग इसे बारे में अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे अगर यहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों सोने की खदान है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे, सर्वाधिक विशाल मतलब उसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण नगरी के रूप में कालगुर्डी और कुलगार्डी को स्वर्ण नगरी के रूप में माना जाता है, ये सही है। विक्टोरिया और तस्मानिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान को डाउन्स कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय मतलब हल्की हल्की ठंड होनी चाहिए हमेशा, तो ये भी बिल्कुल सही है। सवाना मैदान डाउन्स कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, सही है ये भी। तीसरे वाले में कह रहे हैं बोकन हिल्स लेड जस्ता तथा चांदी के लिए खनिज उत्पादन प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है। तो दोस्तों 3 के तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, तो गलत यहाँ पर कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। 50 का आपका डी हुआ। आगे अगर हम लोग चले 51 वाले पर, तो दोस्तों यहाँ पर आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है, अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों करंट से रिलेटेड सवाल। तो मैं पहले कह देता हूँ दोस्तों, एग्जाम आपका दूर है और ये 6 महीने पहले की करंट है, तो दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, तो आप अभी से सॉल्व करेंगे तो आपका 1.5 साल पुराना ये करंट हो जाएगा, जो आपके काम का नहीं रह जाएगा, आपकी समय की बर्बादी हो जाएगी यहाँ। इसलिए हम इसको छोड़कर आपके जीएस पर चलते हैं। 5-6 महीने बाद दोस्तों एग्जाम जब करीब आएगा तो लास्ट 6 महीने 1 साल का हम लोग कवर कर लेंगे, तो ये आपके लिए दोस्तों निरर्थक है, इसको हम छोड़ देते हैं। आगे चलते हम लोग, देखिए यूपी स्पेशल के सवाल स्टार्ट हो रहे हैं आपसे, यहाँ से आपका जीएस वाला पोर्शन है, बाकी करंट को छोड़ दिया हमने। झील दे दिए आपको, स्थल दे दिए हैं। एक तरफ झील, कौन सी झील कहां पर है, ये हमें कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, ये मिलाकर बताना है। बखीरा झील हम लोग जानते हैं संत कबीर नगर में है, बिल्कुल। बेती झील आप लोग जानते हैं प्रतापगढ़ में है दोस्तों, मायावती राजा भैया वाला बियाद हुआ था 2003 में, मायावती जी ने इसे बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर दोस्तों किया था, और ये तो सही है, ये भी सही है अपनी जगह पर, ये भी सही है। सुर सरोवर झील कह रहे हैं दोस्तों, यह सुर सरोवर झील आगरा में स्थित है, ये भी अपनी जगह पर तो सही है, ये भी अपनी जगह पर सही है। जब शुरू के 3 सही ही हैं तो गलत कौन होगा, स्वाभाविक सी बात है, आप आंख मूंद के यही लगा सकते हैं, ये नौ झील हरदोई में नहीं है। तो भाई ये नौ झील हरदोई में नहीं है, तो ये कहाँ होगा नौ झील, यह मथुरा में है। नौ झील कहाँ है, यह मथुरा में है, तो याद कर लेंगे आप लोग इसे। आगे चले हम लोग 78 वाले में देख लें, तो यहाँ आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है एक फैक्चुअल प्रश्न है, कौन सा कथन हमारा सही नहीं है।
तो दोस्तों हम लोग जानते हैं महाभारत के अनुसार काशी शहर की स्थापना दिवोदास ने किया था, बिल्कुल दिवोदास ने किया था। और ये काशी की स्थापना महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना राजा दिवोदास के अनुसार हुई थी। दोनों कथन एक ही दे दिए हैं यहाँ पर, ये दोनों एक ही दे दिए हैं, जबकि दोनों अपनी जगह पे सही है। तो हम लोग सी वाले को देखें। आपसे पूछा जा रहा है हर्षवर्धन का ताम्र दानपत्र लेख बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ है। तो यस, बांसखेड़ा से ही प्राप्त हुआ था। और क्वेश्चन पूछा जाता है यह किस लिपि में है, तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि में है प्लस संस्कृत में भी है, तो दोनों है, याद रखे रहेंगे। तो यानी गलत कौन सा है, तो गलत कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। आगे अगर हम चल पड़े 79 को अगर यहाँ देखें तो यहाँ आपसे तटवर्ती नगर, कुछ तटीय शहर दे दिए गए हैं और किस नदी पर बसे हैं ये बताना है आपको। आप लोग जानते हैं गोरखपुर ये राप्ती, ताप्ती नहीं, राप्ती नदी पर बसा हुआ है, सही है। और प्रतापगढ़ ये सही नदी पर है, और सॉरी यहाँ पर गोरखपुर तो है ना, मैं प्रतापगढ़ लगाना चाहिए, प्रतापगढ़ सही नदी पर। और यहाँ पर आपका जो बांदा है, बांदा तो आपका ये हो जाएगा केन नदी पर हो जाएगा ना, बांदा तो आपका यहाँ केन नदी पर हो जाएगा। और कासगंज जो है यहाँ पर ये काली नदी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सब मिल गया दोस्तों यहाँ पर। तो आपका कौन सा, तो आपका यहाँ पर कौन सा आंसर होना चाहिए दोस्तों, ए वाला 2 पर, बी वाला 3 पर। तो ए वाला 2, बी वाला 3, ये सी वाला हो जाएगा। हमें यहाँ पर जो कीड़े मकोड़े जीव दे दिए गए हैं उन पर विचार करके बताना है कि कितने जीवों में परजीवी प्रजातियां, यानी दूसरों पर डिपेंड, परजीवी का मतलब जो दूसरों के सहारे जीती है, और जिसके सहारे पर जीती हैं उन्हें मेजबान कहा जाता है। तो जैसे हम आपके सहारे पर जीने लगे तो हम परजीवी हो गए और आप मेजबान हो गए, तो यही है। तो परजीवी कौन कौन से है, तो परजीवी कौन कौन से हैं दोस्तों, एक तो ये दीमक जो होता है दोस्तों ये परजीवी नहीं है। दीमक दोस्तों अपना भोजन खुद बनाते हैं। और ये सेंटीपीड होते हैं दोस्तों, ये शिकार करते हैं, ये कीट होते हैं, तो ये भी अपना खुद बनाते हैं। ये 2 और 4 ये दोस्तों परजीवी नहीं है, ये अपना खुद बनाते हैं, भोजन खुद लेते हैं, अपना खुद परिश्रम करते हैं। बाकी 1, 3, 5 वाला जो है, यानी जो 3 हो गए, तो आपका ये परजीवी है, कैराबिड, बीटल, मक्खियां भी और ततैया भी। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए ये केवल 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, 80 का बी। आगे देखें अगर हम लोग 81 वाले को, तो कह रहे हैं आपसे कौन सा एक हमारा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए हम लोग सही नहीं है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बनारस से हैं, बिल्कुल सही है। लाल बहादुर शास्त्री मुगल सराय से हैं, संबंधित सही है। इन्हीं के नाम पर एक बनारस में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बना है, जो हमारे जौनपुर बनारस की बॉर्डर पर है। तो भृगु ऋषि का जन्म दोस्तों कह रहे हैं प्रतापगढ़ प्रयागराज में हुआ था, ये गलत है दोस्तों। भृगु ऋषि का जन्म दोस्तों ये आप लोग जानते हैं तपोभूमि करके इन्होंने स्थापना की थी बलिया में, तो ये इनका जन्म दोस्तों बलिया में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। तो यही गलत है, क्योंकि गलत हमसे पूछा गया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बीरबल का जन्म जालौन में हुआ था, तो सब सही है। आगे देखें हमारा यहाँ 82 में आपसे दोस्तों करम महोत्सव के बारे में पूछा जाए। करम महोत्सव आपके जो पूर्वी भारत के लोग मनाते हैं, पूर्वी भारत के लोग जैसे उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सब वाले, तो कह रहे हैं इन पर कथनों विचार करके बताना एक सही क्या है। यह मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में अंतर है। पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, असम, मेघालय, ये सब पूर्वोत्तर नहीं मेरे भाई, पूर्वी के राज्यों के। तो ये गलत हो गया आपका। यह फसल से संबंधित एक लोकप्रिय त्योहार है, यस, करम वृक्ष से संबंधित, यह फसल से संबंधित त्योहार है, तो ये सही है। आपका जो सही होना चाहिए केवल 2, ऑप्शन नंबर सही पूछ रहे हैं ना, तो सही केवल आपका सी हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे चले हम लोग अगर देखें हैं 83 वाले को देख लें, तो आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। आपसे कह रहे हैं एक तरफ आपको खनिज दे दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थल, कौन से खनिज कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो चले हम लोग एक एक करके देखते हैं मेरे भाई। सोनभद्र में आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी है, तो यहाँ कोयला भारी भरकम मात्रा में है, सिंगरौली सोनभद्र में। तो ये तो आप लोग जानते हैं भाई, यूपी के होकर ये नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे। और जो अमीर लोग होते हैं आपको खड़े खड़े बेच देंगे, खड़े खड़े सेल कर देंगे। तो सेल खरड़ी हमीरपुर, तो हमीरपुर को अमीर समझ लीजिए।
और सेल खड़ी को खड़े खड़े सेल कर देंगे, तो यानी अमीर लोग हैं जो आपको खड़े खड़े सेल कर देंगे, तो ऐसे याद करे रहेंगे, याद हो जाएगा। और बाकी आपको बॉक्साइट, ये कहाँ है दोस्तों बॉक्साइट, तो हम लोग देखें काम बनता है कि नहीं, भाई हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो क्यों हम रिस्क लें। तो ए बी वाला हमारा 3 पे जाएगा, बी वाला 3 पे जाएगा, तो बी वाला 3 यानी ये नहीं होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो घेरू दिया है ये कहाँ से रिलेटेड है, ये बांदा में है, बांदा आप लोग जानते हैं। और ये बाकी एक बच रहा है हमारा, ये कौन सा बच रहा है बॉक्साइट, तो ये चित्रकूट में हो जाएगा। तो यस, तो आपका ए वाला 2 पे गया, ए वाला 2, ये सी हो जाएगा आपका, बिना कहे ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा, आगे चले हम लोग 84 वाले को देखते हैं। तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों से संबंधित पूछ रहे हैं, हवाई अड्डों में कितनी हवाई अड्डे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तो बहुत है दोस्तों, लेकिन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वो भी उत्तर प्रदेश में पूछा जा रहा है। तो आप जान लीजिए वर्तमान में इस समय 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, कहां कहां वो भी जान लेंगे तो आपको काम दे देगा दोस्तों, कहां है। एक तो दोस्तों वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, एक दोस्तों चौधरी चरण सिंह, CH में लिख दे रहा हूं, ये लखनऊ में है। एक दोस्तों जेवर में है, जेवर दोस्तों आप लोग जानते होंगे, जेवर है एक हवाई अड्डा। और जेवर के बाद दोस्तों एक अंतरराष्ट्रीय मामले में कौन है, वाल्मीकि करके है, वाल्मीकि जो अयोध्या में बना है उसका नाम वाल्मीकि रखा गया है, संत वाल्मीकि नाम से। तो यहां पर 4 हो गए अभी। एक दोस्तों और है, वो कुशीनगर में है, उत्तर प्रदेश के जो कुशीनगर है तो वहां पर है कुशीनगर, आप लोग जाने, तो यही 5 है, ऑप्शन नंबर आपका सी हुआ। आपसे कह रहे हैं कौन सा हमारा असुमेलित है, यानी गड़बड़ जोड़ा दिया गया है, यानी गड़बड़ मिला हुआ है। तो नौचंडी मेला तो मेरठ में लगता है, सही है। कैलाश मेला आगरा में लगता है, ये भी सही है। काम्पिल मेला फर्रुखाबाद में, यानी फर्राटा पंखा चलता है तो बॉडी कपकपाने लगती है, तो ये भी ऐसे याद कर लीजिए, सही है। तो शुरू की तीनों सही है। कालिंजर मेला दोस्तों महोबा में नहीं, बांदा में लगता है, उसके बगल में, ये बांदा में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बंदा नहीं बांदा। तो आपका ये चौथा गड़बड़ हो जाएगा। करें असुमेलित कौन है, असुमेलित केवल 4 है, ऑप्शन डी होगा। आगे दोस्तों हम लोग अगर 86 वाले को देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है, सबसे लंबे समय तक लगातार रहने वाला रिकॉर्ड किसके नाम है, तो भाई योगी आदित्यनाथ जी के पास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने वाले हो गए हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे मायावती जो है 4 बार बनी थी, ये दुइये बार में, मेरे भाई मायावती जी केवल एक बार अपना कार्यकाल पूरा उनको मिला था 7 से 12, उसके बाद वो थोड़े थोड़े समय के लिए मिली थी। और मुलायम सिंह यादव भी 3 बार बने थे सीएम, लेकिन वो भी थोड़े थोड़े तीनों बार पाए थे, पूरा एको बार नहीं पाए। और गोविंद बल्लभ पंत जो थे उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे, ये 8 साल थे, और योगी जी 8 साल क्रॉस कर चुके, इसलिए ये पहला रिकॉर्ड ये योगी जी को मिला। आगे दोस्तों 37 वाले को देखें अगर हम लोग, तो उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन है, तो निम्बारकाचार्य है, जिसको सनक संप्रदाय भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 37 का, 87 का ए हुआ। आगे देख ले हम लोग अगर 88 को देखें तो यहां पर दोस्तों कहा जा रहा है मल्ल महाजनपद, आप लोग जानते हैं 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां है दोस्तों, 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में है और जैन ग्रंथ में है। तो आप लोग जानते हैं अंगुत्तर निकाय, और यहाँ 16 महाजनपद है जिनमें से 8 उत्तर प्रदेश में है, और उन 16 महाजनपदों में से एक दोस्तों ये वज्जी और मल्ल, इन दोनों में दोस्तों गणतंत्र था, बाकी सब में राजतंत्र था। तो ये भी सवाल पूछा जाता है वज्जी और मल्ल। तो यहाँ मल्ल महाजनपद का हिस्सा कौन था, तो कुशीनगर वर्तमान, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 89 का अगर हम लोग सवाल देखें तो वही करें, विचार करना है, बताना है सही क्या है। तो उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा की सीट, सबसे अधिक विधानसभा वाली सीटें हैं, बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं। संविधान में अनुच्छेद 81 विधानसभा की सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई है। मेरे भाई 500 निर्धारित की गई है कि अधिकतम सीट 500 हो सकती है, लेकिन ये अनुच्छेद 81 में थोड़ी ना, अनुच्छेद 81 तो दोस्तों ये लोकसभा वगैरह से संबंधित है ना, तो ये कहां से आ जाएगा, तो ये दोस्तों गलत है। अनुच्छेद 170 में दिया है, 170 उसमें 500 मैक्सिमम निर्धारित किया गया है। और इसी में दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइए, यहाँ पहुंच गए हैं तो एक और जान लीजिए 169 ये क्या काम करता है, किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसको खत्म कर सकता है, और नहीं है तो वहां बना सकता है दूसरा सदन, तो कंफ्यूज ना होइएगा।
तो यहाँ आपका ये गलत हुआ, केवल एक सही हुआ, ऑप्शन ए। आगे देखें हम लोग 90 वाले को। तो दोस्तों यहाँ आपको कालिंजर किला के बारे में बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, बांदा जिले में है ये, दक्षिण यूपी में। तो कह रहे हैं ये कालिंजर किले के संदर्भ में बताना है कि सही क्या है हमारा। तो कह रहे हैं दोस्तों कालिंजर किला बांदा जिले में विंध्याचल पर्वतमाला का एक पहाड़ी हिस्सा है, बिल्कुल है। यह गिरी दुर्गा और वन दुर्गा दोनों विशेषताएं रखता है, यह सही है भी। यह किला बुंदेला वास्तुकला पर आधारित है। तो बुंदेला वास्तुकला पर दोस्तों ये आधारित है। तो तीन के तीनों आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी हुआ। तो दोस्तों हम लोग आधे प्रश्न लगभग पूरे सॉल्व कर लिए हैं। ये अपनी टेस्ट 90 का हम लोग आधा प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। पार्ट ए के रूप में इसे यहीं पर रोकते हैं। अगला दोस्तों इसी के वाला जो बचा हुआ पार्ट है हम इसको लेकर आएंगे पार्ट बी के रूप में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसको हम यहीं रोक रहे हैं। आप वेट करिए, जस्ट इसके बाद हम अपलोड करेंगे। धन्यवाद।